स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें तो आज यहां पर कमजोरी दिख रही है। 50,800 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी 200 रुपए से ज्यादा की गिरावट है, 61,400 के नीचे एमसीएक्स पर चला गया है। $21.80 के आसपास कॉमेक्स पर कारोबार कर रही है चांदी। क्रूड की बात करें तो कई अहम खबरें हैं। आज ओपेक प्लस की बैठक है। सऊदी उत्पादन बढ़ा सकता है अगर रूस से अगर बड़े लेवल पे सब्सटैंशियल उत्पादन में अगर कमी होती है तो सऊदी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो उत्पादन बढ़ा सकता है। ब्रेंट आज देखिए $114 तक फिसल गया है, 2% की गिरावट है। नेचुरल गैस उत्पादन में कमी है, 680 के आसपास भाव है। कॉपर मजबूत डॉलर से यहां पर दबाव है, 780 के आसपास कारोबार कर रहा है। जिंक में हालांकि आज अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 1% ऊपर है और 333 के ऊपर। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में मेन्ता पे की बात करें तो कम उत्पादन है, मांग ज्यादा है। हाँ, 1060 के आसपास आज एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। कॉटन ऊपरी स्तरों पर भारी गिरावट दिख रही है, 44,000 के अब नीचे भाव आ गया है। हल्दी यहां पर तेजी दिख रही है, 7,950 के ऊपर कारोबार हो रहा है। धनिया अनुमान से कम और 11,200 के करीब, और जीरा घरेलू मांग ज्यादा है, 21,000 के ऊपर। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां आज एक अहम बैठक होने वाली है ओपेक प्लस की। क्या कुछ बैठक से निकल सकता है और सऊदी की क्या प्लान है, क्या कब तक उत्पादन बढ़ाएंगे और किस लेवल तक बढ़ा सकते हैं, तमाम डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ कुणाल शाह जी हैं निर्मल बंग से, सुगंधा सचदेव है रेलिगर से, और भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और आरएस पांडे साहब हैं पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। सर, आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। पांडे सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, सऊदी ने संकेत दिए हैं कि अगर रूस से उत्पादन में कटौती बड़े लेवल पे होती है तो वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्या सऊदी उत्पादन बढ़ा सकता है, क्या लग रहा है? और साथ ही ओपेक प्लस की आज एक अहम बैठक भी है, उस बैठक से क्या उम्मीद करनी चाहिए? आरएस पांडे सर, शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उनके पास जाएंगे। कुणाल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, क्या उम्मीद करें ओपेक प्लस की बैठक में आज क्या फैसला हो सकता है? आई थिंक एज यूजुअल 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ने की बात आएगी ओपेक प्लस की मीटिंग से। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, देयर इज अ ट्रेमेंडस प्रेशर सप्लाई बढ़ाने के लिए। यूएस, यूरोप सब और से सऊदी पे बहुत प्रेशर है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि सऊदी कोई ना कोई इंडिकेशन देगा कि वो सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ही आप देखिए स्कैरसिटी का माहौल है। भले प्राइजेस नीचे आते चलेगा। और दूसरा जो चीज़ है वो रशिया का एक्सपोर्ट, इलेजिटिमेट एक्सपोर्ट जो चल रहा है वहाँ से दूसरी कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, दैट इज ऑल्सो कंसर्निंग सऊदी। सो मेरी राय में वी आर गोइंग टू सी सम स्टेटमेंट बाय सऊदी इंडिकेटिंग दैट सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। और ये सप्लाई बढ़ने के कारण मुझे मीटिंग के बाद ऑयल नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। सो हर उछाले पे ऑयल में बेच के काम करना चाहिए। 8950 9000 के बीच में है, आप कच्चे तेल में बिकवाली कर सकते हैं 8600 के टारगेट्स के लिए, और मेरी राय में 9200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कुणाल जी ने साफ कर दिया है कि आप हर उछाल पर बेचे, 9200 के ऊपर क्रूड नहीं जाएगा और आपको बेचकर ही यहां पर काम करना चाहिए। पांडे जी, आपको क्या लग रहा है सर, क्या ओपेक प्लस की बैठक से क्या उम्मीद करें? और लग रहा है कि उत्पादन जो पुराने करार है उससे ज्यादा उत्पादन की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? आरएस पांडे साहब। हाँ, हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, हम सुन रहे हैं। तो अभी की स्थिति यह है कि आज ओपेक प्लस का क्या डिसीजन होता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, और क्या करेंगे वो तो वही जाने। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, G7 की तरफ से प्रेशर है कि वो उत्पादन और बढ़ावें। उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी वहां जाने वाले हैं, इनकी तरफ से भी दबाव है। लेकिन लगता है कि रशिया का जो प्रोडक्शन फॉल हुआ है
वो कुछ कंपनसेशन की बात लोग करें उतना बढ़ा के। तो अब देखिए क्या डिसीजन होता है। अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो दाम थोड़े कम ही होंगे। अगर बिल्कुल रोक लगा देंगे तो यूरोपियन यूनियन से जो सैंक्शन लगा है और चाइना में जो डिमांड बढ़ गई है शंघाई वगैरह पर लॉकडाउन खत्म होने से, तो उससे उछाल आने की उम्मीद है। सर, अब आपसे तो एक अगला सवाल ये होगा, जिस तरह के मौजूदा माहौल है, ऐसे माहौल में क्या रूस से इंपोर्ट लंबे समय तक भारत के लिए करना आसान होगा क्या? क्योंकि अभी जो नंबर्स आए हैं, चाइना और इंडिया के नंबर काफ़ी बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड इंपोर्ट वहाँ से हो रहा है। जी, करना चाहिए, लेकिन कई कठिनाइयां हैं। वो शिप के इंश्योरेंस वगैरह पे प्रतिबंध लगाने की भी बात हो रही है। तो यदि वो हो जाएगा तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट में है कि जितना ज्यादा हो सके वो इंपोर्ट करे। चाइना भी इंपोर्ट करेगा, और यदि इंडिया चाइना नहीं इंपोर्ट करेंगे तब तो और आग लग जाएगी दाम में, क्योंकि ओवरऑल जो ग्लोबल सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस होना चाहिए वो बिगड़ जाएगा। इसलिए ये दुनिया की इकोनॉमी के हित में भी है कि दाम काबू में रहें। ऐसे भी 100 के ऊपर दाम लंबे समय तक चलने से तो सब प्रभावित हो जाएंगे। दुनिया में स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है, तो वो स्थिति ना आवे इसके लिए लोग बहुत ज्यादा दाम बढ़ने नहीं देंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। प्रेशर लगाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ करेंगे। और वार अगर खत्म नहीं होगा तो रूस पर सैंक्शंस तो यूरोपियन यूनियन का लगना तय है। तो इस स्थिति में प्रोडक्शन कहीं न कहीं बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे सऊदी अरेबिया से बढ़े या यूनाइटेड अरब अमीरात से बढ़े। ये तो करना ही पड़ेगा, या सेल ऑयल का प्रोडक्शन यूएस से कुछ बढ़े, या ईरान वेनेजुएला की स्थिति थोड़ी ठीक हो। तो यही स्थिति है। आज देखिए ओपेक प्लस में क्या होता है। दोनों तरह के प्रेशर्स और काउंटर प्रेशर्स हैं। रशिया का जो कमिटमेंट है वो सस्पेंड करने की भी बात हो रही है। बिल्कुल, आज स्थिति साफ हो जाएगी। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा डिटेल समझाया क्या कुछ हो सकता है। अब देखते हैं बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरह के टेकअवेज रहते हैं। सुगंधा जी, आपको क्या लग रहा है, आज 2% से ज़्यादा गिरावट है, इस करंट भाव पर शॉर्ट करना चाहिए क्या क्रूड को? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, मुझे नहीं लगता कि अभी करंट लेवल्स पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करना चाहिए। इवन दो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है, बट मैं उसको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग मानती हूँ। ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट अभी भी काफी ज्यादा टाइट है। इवन इसके साथ साथ अगर हम यूरोपियन यूनियन का भी स्टांस देखें तो वो 90% ऑफ रशियन ऑयल को फेज आउट कर देंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर। इसकी वजह से मार्केट काफी टाइट है। यूएस में डिमांड पीक पे है बिकॉज ऑफ द समर ड्राइविंग सीजन। और आज ओपेक प्लस की मीटिंग में मुझे जरूर लगता है कि सऊदी अरेबिया कुछ इंडिकेशंस दे सकता है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बट वहीं अगर हम बाकी मेंबर्स की तरफ देखें तो वो जो आउटपुट कट इंक्रीज की बात हो रही है हर महीने, वो उसको स्टिक नहीं कर पा रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इट्स ओनली सऊदी अरेबिया और यूएई जिनके पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी है, वो अपनी प्रोडक्शन को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। बिकॉज सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा कंसर्न है बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस। सऊदी अरेबिया को ये फेयर है कि हायर प्राइसेस पे डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकती है। पर मुझे लगता है जो टाइट सप्लाई का सिनेरियो है वो अभी भी प्राइसेस को लोअर लेवल्स पे सपोर्टेड रहेगा, और लोअर लेवल से मुझे लगता है अभी भी बाइंग इंटरेस्ट ही देखने को मिलेगा। कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो 8750 8700 मुझे लगता है बाइंग एरिया रहेगा। डाउन साइड में थोड़े से डीप स्टॉप लॉसेस रखें बिकॉज आज के सेशन में वॉलेटिलिटी काफी हाई रहने की एक्सपेक्टेशंस है। यूएस का क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा भी रिलीज होने वाला है। सो 8530 के डीप स्टॉप लॉसेस रहेंगे और हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 9000 फर्स्ट एंड देन 9150 एज वेल इन कमिंग डेज। सो मेरी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। करंट लेवल्स पे मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगी, थोड़ा सा वेट करें, कुछ डिक्लाइंस पे ही बाइंग करें। भाविक, आपको क्या लगता है, क्या करें? टेक्निकली क्या लगता है? 8800 का लेवल है, करंट लेवल पे किस तरह से ट्रेड करें? अगर फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है तो ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आज? जी, मुझे भी लग रहा है कि आज बाय ऑन डिप से करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो इनफैक्ट ओपेक 400,000 बैरल्स पर डे हर महीने कर रहा है, बट फिर भी शॉर्टफॉल उनका 1 मिलियन बैरल्स हो रहा है। तो आगे जाके भी अगर
सऊदी अरेबिया कैपेसिटी बढ़ाएगा तो बाकी सारे ओपेक कंट्रीज है वो नहीं इतने प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे जाके भी शॉर्टफॉल हो सकता है। तो मुझे भी लग रहा है कि क्रूड प्राइस एलिवेटेड ही रहेंगे। तो 8700 के करीब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे मैं बाय की रिकमेंडेशन करूँगा 8900 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 8600 का। अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। हालांकि गोल्ड एक रेंज में कारोबार कर रहा है, अब हल्की रिकवरी भी यहां पर धीरे धीरे गोल्ड में दिख रही है। देखिए 50,900 के आसपास आ गया है, हल्की तेजी है। चांदी भी दिन के निचले स्तरों से अगर बात करें तो 200 रुपए से ज्यादा की रिकवरी आ चुकी है, करीब करीब 250 रुपए की। कुणाल जी, क्या लग रहा है, अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है, क्या खरीद ले, क्या सही समय है? जी मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर में एकदम एग्रेसिव बाइंग करने का ट्रेडिंग रेंज पे मार्केट आ गया है। अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। एक बाजू फेडरल रिजर्व अपनी टाइटनिंग करने वाला है, उसके कारण डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, सो दैट इज वेरिश। बट दूसरी बाजू ये जो वॉर है वो इंटेंसिफाई होती हुई नजर आ रही है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर वॉर के कारण बढ़ रहा है। सो इट्स अ मिक्स बैग, बट इन दिस आई वुड रिकमेंड कि नीचे के लेवल्स पे, जैसे कल हमने देखा था अराउंड 50,500 के आसपास गोल्ड, इट्स अ गुड बाय। और ऊपर में मुझे नहीं लग रहा है अभी फिलहाल 51,300 350 के ऊपर जाएगा। सो एक दायरे में ट्रेड करेगा। और आज इंट्राडे के लिहाज से अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार मौजूदा लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 51,250, और ऑन द डाउनसाइड 50,500 के टारगेट गोल्ड दिखा सकता है। ओके, यानी 50,500 नीचे की तरफ आ सकता है गोल्ड, और 51,000 का उस ट्रेड में जरूर स्टॉप लॉस लगा ले। जो एक ब्रॉडर रेंज दिख रहा है सुगंधा जी, 51,500 से 50,000 के आसपास का दिख रहा है सपोर्ट, वहीं पे 50,000 50,500 के आसपास का सपोर्ट है, और ऊपर 51,550 का रेजिस्टेंस दिख रहा है ब्रॉडर। क्या करना चाहिए इस रेंज में ही, क्या ट्रेड करे गोल्ड? आप भी कुणाल जी से सहमत है? बिल्कुल विश्वमोहन, आपने करेक्टली डिफाइन की है रेंज। प्राइसेस डाउन साइड में 50,450 से 50,500 पे स्ट्रांगली सपोर्टेड है। वहीं हायर साइड पे देखें तो 51,500 एक बहुत स्ट्रांग हर्डल बना हुआ है। मिक्स क्यूज निकल के आ रहे हैं। एक तरफ ग्लोबल ग्रोथ को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं, चाइना के लॉकडाउन ने इन कंसर्न्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन की वरीज हैं, ये दोनों फैक्टर्स काफी सपोर्टिव हैं गोल्ड के लिए। बट वहीं अगर हम देखें तो कल से यूएस की फेड ने अपना एसेट परचेजेस को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है एट अ मंथली पेस ऑफ $47.5 बिलियन। इससे मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा स्क्वीज हो जाएगी, यूएस के हाउस होल्ड्स के लिए क्रेडिट टाइटनिंग का एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये गोल्ड के लिए स्लाइटली नेगेटिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है अभी प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे। और साथ के साथ हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी हमने काफी वापस रिकवरी आते हुए देखी है फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 101.50। तो मुझे लगता है ये जो डॉलर इंडेक्स की रिन्यूड स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूड रहेगी, जो गोल्ड की प्राइसेस को हाई लेवल्स पे कैप कर गए। बट स्टिल अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल्स की तरफ नजर रखते हुए मुझे लगता है अभी बाइंग करके चल सकते हैं। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 50,800 बाइंग कर सकते हैं। 50,600 के स्टॉप लॉसेस रखिए। हाई साइड में हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 51,100 एंड देन 51,250 इन नियर टर्म पर्सपेक्टिव। जब तक 51,250 इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक हो जाता, मुझे लगता है बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी गोल्ड के प्राइसेस में। वहीं सिल्वर के प्राइसेस की बात करें तो 60,500 एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया है प्राइसेस के लिए। तो सिल्वर में भी मेरी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही रहेगी। 61,200 के आसपास सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 60,400 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 62,200। सिल्वर की भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्राइसेस 60,000 से 63,000 की रेंज में ही होवर कर रहे हैं। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी प्राइसेस में। ध्यान रखना है, दोनों ही एक्सपर्ट का यही मानना है। हालांकि कुणाल जी को लगता है कि आपको ऊपर में बेचना चाहिए, और सुगंधा जी को लग रहा है कि नीचे बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन इस रेंज में ही मार्केट रहेगा, ऐसा दोनों ही जानकारों को लगता है। अब भाविक, अब आप बताइए, गोल्ड या सिल्वर क्या खरीदेंगे आज? जी गोल्ड मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट देखे तो वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है। रेजिंग रेट्स के वरी के बदले अभी इन्फ्लेशन पे वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए कल हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और गोल्ड में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। और आई थिंक जब तक एनर्जी प्राइसेस बढ़े हुए हैं तब तक मुझे नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन कम होगा, इंस्पाइट के रेट्स हाइक होंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके भी हमें थोड़ा बहुत गोल्ड में सपोर्ट प्राइस मिल सकता है। आज के दिन अगर थोड़ा डिप आता है 50,600 से 50,700 के करीब, तो वहाँ पे मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा 50,850 से 51,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 50,450 का। तो बाइंग ऑन डिप्स की आज की मेरी रिकमेंडेशन है।
बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ भाविक आज सलाह दे रहे हैं 50,850 का टारगेट है, 50,600 के आसपास खरीदे, 50,450 के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। हालांकि बेस मेटल्स में आज ज़्यादातर काउंटर्स आज तेज़ी दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉपर एक दायरे में है। कुणाल जी क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये तीनों करीब करीब 1% की तेज़ी दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है? पहले सुगंधा जी आपकी टॉपिक ले लेते हैं। मेटल में आपके तरफ से टॉप ट्रेड क्या है मेटल में? विश्वमोहन, मुझे लगता है एल्यूमिनियम में बाइंग करके चल सकते हैं। शंघाई में अभी हमने रीओपनिंग होते हुए देखी है आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन, सो डिमांड काफी ज्यादा पिकअप कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बेस मेटल्स के प्राइसेस को यहाँ से सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम चाइना का फैक्ट्री एक्टिविटी डेटा भी देखें तो वहाँ पर जरूर हमने कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्शन आते हुए देखी है फॉर द मंथ ऑफ में, बट स्टिल एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर रहा है। सो ये फैक्टर भी पॉजिटिव ही रहेगा बेस मेटल्स के प्राइसेस के लिए। और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में अगर हम ओवरऑल भी देखें तो हमने हायर साइड से बहुत ज्यादा करेक्शन देख ली है। सो यहाँ पर 230 के लेवल पर मुझे लगता है प्राइसेस बहुत अच्छा सपोर्ट लेंगे। सो 231.5 के लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। मैं स्लाइटली रिवाइज कर रही हूँ लेवल्स को। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 229 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 235 ऑन द हायर साइड। 250 साथ साथ मुझे लगता 255 है सुगंधा जी? 235। ओके 235, ओके ठीक है। और जिंक आप अगला कॉल दे रही थी? यस विष्णु, मुझे लगता है जिंक की प्राइसेस में भी अगर देखें तो 30 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट बना है, प्राइसेस ने एक अच्छा बेस बना है। तो जिंक में भी मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 332, स्टॉप लॉसेस रहेंगे 330 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 336.50। हैविंग सेड प्राइसेस में 337.5 के लेवल्स पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तो बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 336.50 टू 337 लेवल्स। यानी एल्युमिनियम और जिंक दो टॉपिक है सुगंधा जी की, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। जो जिंक का टारगेट है 336 रुपये 50 पैसे से 337 का और 235 रुपये का टारगेट है एल्युमिनियम का। कुणाल जी आपकी तरफ से टॉपिक क्या है मेटल में आज? शायद लाइन में कोई दिक्कत है, वापस से आपसे पूछेंगे। भाविक आप बताइए क्या खरीदें आज मेटल में? ज्यादातर मेटल तेजी ही के साथ कारोबार कर रहे हैं, आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए मेरी टॉपिक जिंक ही रहेगी क्योंकि जिंक एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है और 330 एक अच्छा सपोर्ट भी दिख रहा है। और ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की भी बात करें तो वो उनकी एलएमई की इन्वेंट्री है वो सबसे कम है अप्रैल 2020 के बाद। और कैंसिल वारंट अगर देखें तो वो भी बढ़ रही है, तो जो भी पॉजिटिव है जिंक के लिए। तो मैं थोड़ा डिप अगर आता है जिंक में 330 से 331 के करीब में, तो आई वुड रिकमेंड लॉन्ग पोजीशन 335 का टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 327 का। भाभी की तरफ से टॉपिक है इनकी 335 का टारगेट ये भी दे रहे हैं। सुगंधा जी ने एल्युमिनियम और जिंक दोनों दिया था, यानी कन्विक्शन जिंक को लेकर कॉमन आ रहा है। कुणाल जी से भी जानना चाहेंगे कि कुणाल जी की टॉपिक क्या है। कुणाल जी आपसे एक अगर कोई एक काउंटर चुनना हो आज इंट्राडे के लिए तो आप क्या पसंद कर रहे हैं? शायद वापस से दिक्कत हो रही है। चलिए उससे पहले कुणाल जी के पास जाएं, उससे पहले करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। करेंसी मार्केट पे सुगंधा जी आपका व्यू क्या है आज के लिए? विष्णु, मुझे लगता है यूएसडी आईएनआर स्ट्रेंथनिंग आते हुए देख सकते हैं। अभी अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिली है, जहां डाउन साइड में 77.30 एक अच्छा सपोर्ट बन गया है यूएसडी आईएनआर पेयर के लिए। वहीं अगर हम हाई साइड में देखें तो 78 मार्क को ब्रेक नहीं कर पा रहा है यूएसडी आईएनआर पेयर। सो मुझे लगता है बट अभी अगर हम सेंटिमेंट्स देखते हैं तो वापस से ग्लोबल इक्विटीज में स्लाइटली रिस्क अवर्जन का एटमॉस्फेयर बन गया है और डॉलर इंडेक्स में भी हमने रिन्यूड स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अगर हम कॉन्टिन्यूसली देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर पेयर में दोबारा से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। सो आज इंट्राडे सेशन के लिए 77.78 के आसपास, ऑलमोस्ट करंट लेवल्स के आसपास मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी इन द जून सीरीज। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 77.57 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 78 तक के इन नियर टर्म। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखी और अभी मुझे लगता है रुपी यहाँ से फर्दर वीकन हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां पर जबरदस्त गिरावट अब हावी हो गई है। 3% के आसपास एमसीएक्स कॉटन में आज गिरावट दिख रही है, 44,000 के भी नीचे भाव आ गया है। भाभी क्या लग रहा है कॉटन में कितनी गिरावट यहां से और आपको दिख रही है? अगर आप रिसेंट हाई से देखें, मई के हाई से देखें तो करीब करीब 6,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्या करना चाहिए? क्या बाई करें क्या इन लेवल्स पे इतनी गिरावट के बाद, या अभी और बिकवाली बाकी है?
नहीं, और बिक वाली भी मुझे लग रहा है बाकी है, क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन क्लियरली हम देख सकते हैं। इतने हाई प्राइसेस के बाद जो साउथ इंडियन मिलर एसोसिएशन है, उन लोगों ने कॉटन बाय करना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से ही लास्ट वीक में अगर देखें तो नियरली 5.5% की गिरावट प्राइसेस में देखने को मिली है। और इस बार आईएमडी की प्रेडिक्शन भी देखें तो फोरकास्ट अच्छी है, नॉर्मल मानसून है। और अभी नॉर्थ इंडिया में देखें तो सोइंग भी स्टार्ट हो गई है, और सितंबर अक्टूबर में वो नया सीजन के जो क्रॉप्स है वो भी आ सकती है। तो इसकी वजह से सारे सेंटिमेंट्स अगर देखें तो नेगेटिव है, और मुझे लग रहा है कि यहीं से और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो कॉटन जो M6 कॉटन जून कॉन्ट्रैक्ट है, वो अराउंड 44,800 के करीब मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 43,500 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 45,000 का। कुणाल जी, हम कॉटन की बात कर रहे थे। कॉटन में आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की गिरावट कॉटन में अब शुरू हो गई है, क्या गिरावट ये बढ़ेगी? कुणाल जी जी, मुझे लग रहा है ये और भी नीचे जाएगा, और मेरी राय में अभी भी शॉर्ट रहना चाहिए, और 4 से 5% प्राइसेस गिरने की पूरे चांसेस है। ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी में जो तेजी का ट्रेड था वो अभी फिलहाल अनवाइंड होता हुआ नजर आ रहा है, तो कॉटन शुड नॉट बी डिफरेंट। और ध्यान मुझे लग रहा है कि बहुत एग्रेसिव करेक्शन आने वाले दिनों में हमको कॉटन में देखने मिल सकता है। ओके, यानी 4 से 5% तेज गिरावट, अभी और काफी गिरावट बाकी है, ऐसा कुणाल जी को लगता है। सर, ये MCX ने जो पोजीशन लिमिट जो घटा दी है, इसका भी असर हो रहा है क्या? यस, दैट इज बेसिकली मेनली डिजाइन्ड एट दैट। और यहाँ पे ओवरऑल जो इंडिया में जो कॉटन के एंड कंज्यूमर्स है, उनको जो दिक्कतें आ रही थी बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस, सो इन लाइन विद दैट हमने देखा है सब एक्शन लेते हुए, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। ओके, अब अरुण सेखसरिया साहब से बात कर लेते हैं। डीडी कॉटन के MD है। सर, कॉटन काफ़ी अब कमज़ोर होता अब यहाँ से दिख रहा है। 6,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है रिसेंट हाई से, जो रिकॉर्ड था MCX पर। क्या वजह आपको दिख रही है यहाँ पर, या फिर वायदा में ही सिर्फ गिरावट है, हाजिर में उस तरह की गिरावट अभी नहीं दिख रही है? क्या कहेंगे सर? तो देखिए, जो गिरावट ये हुई बाजार में, ये फंडामेंटली आई है, कोई कारण नहीं है। आज आप देखिए, रुई की डिमांड, जो कंजम्पशन था मिलों का, वो काफी कमती हो गया। मेरे हिसाब से कंजम्पशन नहीं करके भी 30 से 35% कमती हुआ है। और आपका यार्न में जो इंपोर्ट हो रहा है यार्न, इससे भी काफी फर्क पड़ा है, बिकॉज नहीं करके भी 400 से 500 कंटेनर का इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जून शिपमेंट का, जुलाई शिपमेंट का। ओके। तो जितने भी जो पावर लूम वाले की रिक्वायरमेंट थी, भिवंडी या इचलकरंजी उनकी, तो वो भी हुआ है। तीसरी बात है, आपका जो MCX ने जो अभी जो ये लिमिट्स का जो स्क्वीज किया है, जो पहले बड़ी लिमिट थी अभी छोटी लिमिट है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ज्यादा स्टॉक है नहीं MCX के अंदर अभी। आज की तारीख में टोटल सर्टिफाइड स्टॉक की टोटल क्वांटिटी देखोगे तो 45 से 50 हजार घाट है, और OI भी ज्यादा है नहीं। तो ये जो कमती किया है खाली अगस्त तक का किया, और ये खाली एक एकेडमिक इंटरेस्ट है। इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दी प्राइजेस। बट 1,05,000 से लेके 92,000 आज नीचे चला गया है। वेरी वेरी वेलकम साइन फॉर दी मिल्स। और मेरे हिसाब से 90 से 91,000 के आसपास ही बाजार टिकेगा, क्योंकि ज्यादा गिरने की संभावना कमती लग रही है। बिकॉज आपका जो वायदा है आइस का, वो वायदा का भी जो सेटलमेंट होना है, जून सेटलमेंट होना है, वो भी अभी हो जाए, जुलाई सेटलमेंट होना है वो हो जाएगा अभी। तो ओवरऑल यहाँ से अभी ज्यादा मंदी दिखती नहीं है मेरे को। यहाँ से बाजार थोड़ा टर्न ले सकता है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे। लेकिन अब आपको एक खबर बता दें कि गन्ने पर FRP बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है। 15 रुपये प्रति क्विंटल FRP बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट जारी किया गया है। एक अहम खबर। और देखिए, उसके बाद से शुगर शेयरों में एक्शन बढ़ गया। तो इस खबर की पूरी डिटेल्स आगे आपके लिए लेकर आएंगे, और रिएक्शन भी लेंगे मिलर्स एसोसिएशन से, और साथ ही एस्टा से बात करेंगे, इस्मा से बात करेंगे कि क्या कुछ इस फैसले का असर होगा। खबर ये है कि 15 रुपये क्विंटल FRP बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, भाविक जी आपका, और कुणाल आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए, और दर्शकों के भी तमाम क्वेरीज को सुलझाया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो